नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश कमोडिटी महाकुंभ में। एक ऐसा मंच जो पहली बार टेलीविजन के इतिहास में पहली बार कमोडिटी मार्केट को लेकर हिंदुस्तान में इस तरह का मंच तैयार किया गया है, जहां दिन भर आज पूरे दिन लगातार 6 घंटे सिर्फ कमोडिटी मार्केट की बातचीत होगी। क्योंकि कमोडिटी मार्केट की अगर बात करें, इतिहास की अगर बात करें, तो 1875 से ऑर्गेनाइज तरीके से यहां पर कमोडिटी मार्केट का कारोबार हो रहा था। 1875 में कॉटन की ट्रेडिंग हो रही थी, लेकिन 20 साल से हमारा एक्सचेंज भी चल रहा है। देश के लीडिंग एक्सचेंज एमसीएक्स और एनसीडीएक्स 2003 से चल रहे हैं, लेकिन जो पेनिट्रेशन लेवल जो होना चाहिए, जिस तरह का हमारा स्केल है इकोनॉमी का, उसके हिसाब से हम काफ़ी पीछे हैं। किसी भी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट का काफ़ी बड़ा रोल होता है, एक अहम पिलर कह सकते हैं। और इस अहम पिलर की जो नींव है ना, वो काफ़ी कमज़ोर दिख रही है और काफ़ी हिली हुई दिख रही है। तो कैसे इसको मजबूती जाए और कैसे इस पिलर को आगे बढ़ाया जाए, इसी मकसद के साथ इस महामंच को हमने शुरू किया है। और इस महामंच को आगे बढ़ाने के लिए आज पहले पैनल में हम बात करने वाले हैं कि कमोडिटी मार्केट में किस तरह की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, चैलेंजेस क्या है, और उस चैलेंजेस को दूर करते हुए कैसे इस अपॉर्चुनिटीज को भुनाया जा सकता है। आज हमारे साथ कुछ खास पैनल में मेहमान होंगे। सबसे पहले हमारे पैनल के इन हाउस एक्सपर्ट, हमारे मैनेजिंग एडिटर ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया सर हमारे साथ मौजूद है। साथ ही हमारे साथ अरुण रस्ते साहब हैं, एमडी हैं और सीईओ हैं, देश के सबसे बड़े एग्री एक्सचेंज के एमडी और सीईओ हैं। नरेंद्र वाधवा साहब हैं, देश के जितने कमोडिटी ब्रोकर्स हैं उनका संगठन है, उनके प्रेसिडेंट है नरेंद्र वाधवा साहब। श्री राम कृष्णन साहब भी होंगे, सीबीडीओ हैं, चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। और जी चंद्रशेखर साहब हैं, जो वेटरन जर्नलिस्ट भी हैं और कमोडिटी गुरु के नाम से भी कमोडिटी मार्केट में जाने जाते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सब पहला सवाल हमारे इन हाउस एक्सपर्ट निकुंज डालमिया सर से। सर, कमोडिटी मार्केट का इतिहास करीब करीब 150 साल का है, ऑर्गेनाइज तरीके से। वैसे तो कमोडिटी ट्रेडिंग जमाने से हो रहा होगा, हजारों साल पुराना होगा, और 20 साल जो एक्सचेंज को शुरू हुए एमसीएक्स एनसीडीएक्स को, उससे ज़्यादा का अनुभव बिजनेस जर्नलिज्म में आप खुद रख रहे हैं। आप बता रहे हैं मैं कितना बुढ़ा हो गया हूँ। नहीं, मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ, क्या दिक्कत हो रही है कि इक्विटी के लिहाज से हम इतने पीछे क्यों हैं सर? देखिए, कमोडिटी पहले हमें समझना चाहिए कि कमोडिटी डेरिवेटिव को लेकर के एक मंशा आती है कि भाई कमोडिटी ट्रेडिंग यानी कि सट्टेबाजी। ऐसा नहीं होता है। कमोडिटी एक सब लोगों की ज़िंदगी में रोज़ टच करता है, भले वो आम आदमी हो, भले ही वो एक गृहिणी हो, भले ही वो एक एसएमई हो, भले ही वो बड़ा उद्योगपति हो। तो कमोडिटी मार्केट के आंकड़े हो, क्योंकि हम हमेशा ग्लोबल विकसित आंकड़े देखते हैं, तो अगर मैं देखूं तो कमोडिटी आंकड़े जो होते हैं उसके अंदर जो ट्रेडिंग होती है वो जीडीपी की कई गुना होती है। अगर आप सीबीओई का विक्स का साइज़ देखें, एलएमई का साइज़ अगर आप देखें, तो वहाँ पे जो कमोडिटी का मार्केट का जो साइज़ है वह जीडीपी के तुलना में करा जाता है। तो उस मुकाबले में अगर हम देखें तो इंडियन कमोडिटी मार्केट तो अभी बहुत ही छोटे लेवल पर है और इसके अंदर बहुत बड़ी ग्रोथ आने वाली है। दूसरा, मुझे मानना है कि कुछ कमोडिटी को लेकर के, और शायद महाकुंभ में हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि कमोडिटी को लेकर के एक समझ भी थोड़ी कम है। इसको आम आदमी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मानता है, इसको एक व्यापारी हेजिंग टूल के हिसाब से यूज़ नहीं करता। हालांकि चुंबन में काफ़ी सालों से परिवर्तन हो रहा है, मगर मुझे लगता है कि अभी बहुत काम इस चीज़ पे करा जा सकता है। कमोडिटी मार्केट के अंदर अगर आप देखें तो हिंदुस्तान के अंदर सोना, क्रूड, एक्सक्यूज़ मी, बॉम्बे का पोल्यूशन है। जी जी बिल्कुल। तो कमोडिटी मार्केट के अंदर अगर आप देखें तो हिंदुस्तान के अंदर 2 या 3 बड़ी कमोडिटीज़ ट्रेड करती हैं। एग्री कमोडिटीज़ को देकर के सरकार की जो नीति रहती है, कभी हाँ कभी ना, तो उसको लेकर के कोई स्पष्टता हमने नहीं है। तो मार्केट डेवलपमेंट के अंदर हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हमें एक प्रकार से एक मैसेज देना पड़ेगा दैट कमोडिटी डेरिवेटिव, उसको आप ट्रेडिंग बोले, मगर मैं उसको बोलूँगा हेजिंग। अगर आप देखें ग्लोबली किस प्रकार के ट्रेंड्स आ रहे हैं, इंडिया में जो ऑप्शन मार्केट्स हुआ था काफ़ी लेट डेवलप हुआ था। अगर आप कमोडिटी और इक्विटी की तुलना करें तो कमोडिटी मार्केट जो है इक्विटी मार्केट से बहुत बड़ा है। बिल्कुल। मगर आप इक्विटी ऑप्शंस की बात करें तो इक्विटी ऑप्शंस का जो ओपन इंटरेस्ट है और कमोडिटी मार्केट के अंदर जो ओपन इंटरेस्ट है उसके अंदर कोई तुलना ही नहीं कर सकते हैं, जबकि मार्केट का जो साइज़ है वह कितना बड़ा है। वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ क्रूड, वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ गोल्ड, वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ मेनी कमोडिटीज़ इन द वर्ल्ड। बट इफ आई लुक एट द इंटरप्ले ऑफ व्हाट इज देयर इन द कमोडिटी मार्केट, बहुत ही छोटे स्टेज पर है। हम पूरे दिन बात करते रहेंगे, मगर इस कमोडिटी महाकुंभ के जरिए हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो मार्केट है, मुझे एक हमने 8 साल 9 साल पहले अटेम्प्ट करा था
कि भाई इक्विटी मार्केट में सिर्फ आपको क्यों चावली करनी चाहिए, आपको उसी प्रकार से कमोडिटी मार्केट में क्यों ध्यान देना चाहिए, वाई कमोडिटी शुड बी अ पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ, एंड हाउ बाय बेटर यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेरिवेटिव्स एंड परहैप्स हेजिंग योर बेट्स, कमोडिटी मार्केट एक आपको एक बिजनेस का बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। आप किसी भी बिजनेस में हो आप हेज कर सकते हैं। बिल्कुल। आई थिंक दिस कल्चर व्हाट हैज़ हैपेंड ग्लोबली, विश्वमोहन, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में एक शुरुआत हुई है। ओके, बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह की शुरुआत है हम उम्मीद यही कर रहे हैं ये शुरुआत को आगे ले जाओ, और इसी मकसद के साथ ईटी नाउ स्वदेश ने इस महामंच को तैयार किया है ताकि एक आम लोग, लेमैन भी इसको आसान भाषा में आसानी से समझ सके। तो पूरे दिन हम आज आपको बताने वाले हैं कि कमोडिटी मार्केट किस तरह से ट्रेड होता है, कि एक एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नॉन एग्री से शुरुआत करेंगे, फिर आपको आगे और कॉन्ट्रैक्ट एग्री के बारे में बताएंगे, पूरे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताएंगे कैसे आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो पूरा दिन कैसा रहने वाला है एक झलक भी देख लेते हैं। अपनी भाषा, अपनी रीत, अपने सुर है, अपना संगीत, अपने पर्व है, अपने देश, दिखलाने आया स्वदेश। अपने पर्व है, अपने देश, दिखलाने आया स्वदेश, दिखलाने आया स्वदेश। स्वदेश, 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 स्वदेश। अपने रंग, अपने लोग हैं, अपने संग, अपनी बातें और उपदेश, बदलाने आया स्वदेश, समझाने आया स्वदेश, दिखलाने आया स्वदेश, दिखलाने आया स्वदेश। स्वदेश, 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 स्वदेश। तो कमोडिटी महाकुंभ में पूरे दिन हम बात करने वाले हैं एग्री से लेकर नॉन एग्री मार्केट के तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। एक एक कॉन्ट्रैक्ट की ABCD आपको बताई जाएगी। ये पाठशाला पूरी तरह से तैयार है जहां पर देश के 30 से ज़्यादा कमोडिटी इंडस्ट्री के दिग्गज मेहमान यहां पर मौजूद होंगे। सबसे पहले चर्चा में हम शामिल करते हैं NCDX के MD और CEO अरुण रस्ते साहब से। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमारे इस मंच के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए। सर, 20 साल हो गए आपको भी NCDX से। बार बार मैं ये सवाल जब भी मिलता हूं आपसे यही पूछता हूं, क्या दिक्कत हो रही है सर? क्यों कमोडिटी मार्केट का दायरा नहीं बढ़ पा रहा है? क्यों कमोडिटी वायदा का फायदा आम लोग नहीं उठा पा रहे हैं? हेजिंग टूल्स के तौर पर इसे क्यों लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं? कहां पर चूक हो रही है सर? नमस्कार। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा कि आपने ये महाकुंभ शुरू किया आज, और जो निकुंज जी ने मुझे मतलब गदगद कर दिया, क्योंकि जो मैं कहना चाह रहा था निकुंज जी ने पूरा का पूरा तो कह दिया। कारण भी बता दिए, क्या कर सकते हैं ये भी बता दिया। तो इससे अच्छी कोई शुरुआत हो नहीं सकती इस महाकुंभ के लिए। मेरी तरफ से आपको 3 या 4 चीजें मैं बता देता हूँ। जैसा कि निकुंज जी ने कहा कि हम 175 साल से करीब हम कमोडिटी ट्रेडिंग कर रहे हैं और पिछले 20 साल से ऑर्गेनाइज ट्रेडिंग कर रहे हैं। बट मैं 15 साल पहले का डेटा देख रहा था। डालियन एक्सचेंज जो चाइना का है और हमारा एक्सचेंज, दोनों का साइज एक ही हुआ करता था 15-16 साल पहले। आज की तारीख में वो कम से कम 200 गुना हमसे बड़े हैं। उसका सिर्फ एक रीजन है कि हमारे जो FCI और नाफेड के इक्विवेलेंट हैं वो डालियन में ट्रेड करते हैं एक्सचेंज पर, तो अपने आप ही वॉल्यूम आ जाता है। तो गवर्नमेंट एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो जब ट्रेड करने आ जाती हैं तो अपने आप वॉल्यूम बढ़ जाता है, पहली चीज। दूसरी बात, अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं और 10,000 रुपए की अगर शक्कर है, तो 10,000 रुपए की शक्कर आपको ट्रेड करनी होगी, तो आप ये सोचेंगे कि कहीं गलती से मुझे अगला बायर नहीं मिला तो उस शक्कर को मैं अपने घर पे कहाँ रखूंगा। तो जो अंडरलाइन कमोडिटीज के लिए जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इस सेक्टर में बहुत कम है इस वक्त, स्पेशली एग्री में। ये दूसरी इसमें थोड़ी कमजोरी है। तीसरा है कि रिटेल पार्टिसिपेशन। आपने देखा होगा कि कोरोना टाइम में करीब 2 करोड़ लोग इक्विटी एक्सचेंज से जुड़े हैं। कमोडिटी एक्सचेंज में टोटल 2 करोड़ नहीं है, 2 लाख लोग होंगे जो ट्रेड करते हैं कमोडिटीज।
इसमें दो कारण हैं, क्योंकि एक तो लोगों को, जैसे निकुंज जी ने कहा, कमोडिटी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, अंडरलाइंग कमोडिटीज के बारे में, और ये हमेशा कहा जाता है कि कमोडिटी ट्रेडिंग रिस्की होता है। और दूसरा, ये कभी लोगों के पास नहीं पहुंचता कि कमोडिटी ट्रेडिंग में कितना बेनिफिट हो सकता है। अगर पिछले साल किसी ने कोई शेयर खरीदा होगा और वो 100% अगर उसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो गई, तो उसको मल्टीप्लायर कहने लग जाते हैं लोग। वही चीज हर साल आपको कोई ना कोई कमोडिटी दे देती है। पिछले साल अगर आपने जीरा खरीदा होता तो इस साल आपको वो डबल कर गया। सेम चीज हल्दी खरीदी होती तो डबल हो गई होती। तो ये जो मतलब प्रमोशन है वो कमोडिटीज का आज तक नहीं हो पाया है, तो ये करने की हमें जरूरत है। नाउ लास्ट चीज अपने पहले रिमार्क्स में मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारी यंगर जनरेशन है, इसको कमोडिटी के बारे में बहुत कम पता है, और हमारा ये उद्देश्य है कि हम आपके चैनल के थ्रू भी ये करना चाह रहे हैं और बाकी लोगों के साथ भी करना चाह रहे हैं, कॉलेजेस के थ्रू भी करना चाह रहे हैं कि कैच देम यंग, कि 50 60 या 60 साल के बंदे को आज मैं अगर कमोडिटी के इन्वेस्टमेंट के बारे में सिखाना शुरू करूंगा तो वो मुश्किल से 5-10 साल इन्वेस्ट करेगा। पर अगर 20 साल का 25 साल का लड़का अगर इन्वेस्ट करने लग जाए तो अगले 30-40 साल तक वो इन्वेस्ट करता रहेगा। हमारी जो रिटेल इन्वेस्टर की पार्टिसिपेशन है ये बढ़ती जाएगी। दूसरा, रेगुलेटरी जो कंसर्न है इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी मार्केट में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, तो इक्विटी की तुलना में कमोडिटी मार्केट में भी काफी रेस्ट्रिक्शन है। वो रेस्ट्रिक्शन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जैसे ऑप्शंस की बात कही आपने, तो ऑप्शंस के लिए 200 करोड़ की अगर कमोडिटी नहीं हो तो ऑप्शंस आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो वैसे जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो थोड़े परेशानी के कारण है कमोडिटी मार्केट के लिए। वो जब थोड़े थोड़े कम होते जाएंगे, कमोडिटी मार्केट अपने आप बढ़ते जाएगा। और निकुंज जी ने बड़ी अच्छी बात कही, कभी कभी हाँ कभी ना। तो जब तक पॉलिसी में कंटिन्यूएशन नहीं होगा तब तक ये कमोडिटी मार्केट बढ़ेगा नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल प्लेयर्स और फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स जो हैं, हेजर्स हैं, वो कंटिन्यूटी चाहते हैं, पॉलिसी में कंटिन्यूटी चाहते हैं। एक उन्हें सुकून चाहिए कि अगर मैंने आज कुछ किया है तो लॉन्ग टर्म में वो चलता रहेगा। जब तक वो नहीं आएगा इस मार्केट को थोड़ा बढ़ने में तकलीफ होगी। विश्व, खास करके एग्री कमोडिटी को आप देखें तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और अचानक गवर्नमेंट की पॉलिसी फॉर वॉट एवर रीजन्स चेंज हो जाती है, एक इन्वेस्टर जो सोचता है वो सोचता है भाई क्या मैं पॉलिसी अडॉप्ट कर सकता हूँ। अरुण जी, एक मैं बहुत बुनियादी मुद्दा उठाना चाहता हूँ और यहाँ पर सब फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं। हम एक टर्म यूज़ करते हैं एसेट एलोकेशन। भाई आपकी एसेट एलोकेशन होनी चाहिए। कमोडिटी शो है तो कमोडिटी टर्मिनोलॉजी में अगर मैं बात करूं तो आपकी जो थाली है उसके अंदर प्रोटीन होना चाहिए, वेजिटेबल होना चाहिए, उसके अंदर फाइबर होना चाहिए और उसके अंदर थोड़ी बहुत मिठाई भी होनी चाहिए। मगर किसी भी एसेट एलोकेशन के अंदर, अरुण जी, मैं गोल्ड की बात थोड़ी बहुत करता हूँ, डेट की बात करता हूँ, मैं रियल एस्टेट की बात करता हूँ, मगर कमोडिटी की बात ही नहीं करता हूँ। इन्फ्लेशन और कमोडिटी का चोली दामन का संबंध है। फूड इन्फ्लेशन जो आती है वो इन्फ्लेशन कमोडिटी में अप एंड डाउन की वजह से आती है। मगर हम कहते हैं जी इक्विटी में लेकर के आप इन्फ्लेशन को हेज क्रिएट कर सकते हैं, मगर कोई ये नहीं बोलता है कि आप कमोडिटी मार्केट में निवेश करके इन्फ्लेशन को हेज कर सकते हैं। आई थिंक कम्युनिकेशन हमें देखना चाहिए अरुण जी। परफेक्ट निकुंज जी, बिल्कुल परफेक्ट। क्योंकि रीजन ये है कि हम कमोडिटीज को इस वक्त भी एज ए फाइनेंशियल टूल नहीं देख पा रहे हैं, और ये देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारी कमोडिटीज को फाइनेंशियल टूल में या फाइनेंशियल प्रोडक्ट में हम इसको कन्वर्ट कर सके। हमने कोशिश की थी करीब 3 साल पहले, जैसे सेंसेक्स है या निफ्टी है, वैसे हमने एक एग्रीटेक्स लॉन्च किया था। जो मतलब जो 10 मेजर कमोडिटीज हैं उनके हिसाब से हमने एक एग्रीटेक्स किया था ऑन द लाइंस ऑफ निफ्टी और सेंसेक्स। वो एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो सकता था। अनफॉर्चुनेटली उस 10 में से 7 कमोडिटीज तो बैन हो गई, तो हमें वो प्रोडक्ट विड्रॉ करना पड़ा। पर हमारा मतलब ये विचार है कि जो निफ्टी और सेंसेक्स में हो सकता है वो एग्रीटेक्स में भी हो सकता है। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अगर हम इस वक्त इनोवेशन की कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है आज नहीं तो 5 साल बाद, जैसे आपने कहा, एसेट एलोकेशन में जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कोशिश ये शुरू कर देंगे कि आपको एसेट का कुछ परसेंटेज कमोडिटी मार्केट में भी डालना जरूरी है। एसेट के तौर पर अगर इसे देखा जाए तो डेफिनेटली इसका फायदा मिलेगा और इसका दायरा बढ़ेगा। हमारे साथ सीपीआई प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा साहब भी हैं। वाधवा जी, आप कमोडिटी ब्रोकर्स की नुमाइंदगी करते हैं, आप लोगों भी इस तरह के अवेयरनेस कैंप चलाते हैं और उम्मीद करता हूं कि अगली बार इस कैंप आपके जरिए हो, सीपीआई के जरिए हो, ताकि इसका दायरा और भी बड़ा हो। मेरा आपसे सवाल होगा, एफएमसी के बाद जब से सेबी के अंदर में आया, सेबी के रेगुलेटरी के अंदर में आया है, उसके बाद से काफ़ी चेंजेस भी हुए, कई नए प्रोडक्ट्स भी आए, इंडेक्स आया, ऑप्शंस आए, इसके अलावा एपीआईज की भी अब कैश सेटल्ड में एंट्री हो चुकी है, नए कई तरह के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, एक्सचेंज का दायरा भी बढ़ रहा है और नए एक्सचेंज भी कम्युनिटी मार्केट में एंट्री कर रहे हैं। लेकिन अभी भी
जिस तरह के पेनिट्रेशन लेवल की उम्मीद लोग कर रहे हैं वो काफ़ी कम है। क्या दिक्कत हो रही है सीपीआई के तौर पर, आप क्या देखते हैं, क्या वजह है कि कमोडिटी मार्केट हमारा इतना पीछे है? नमस्कार विश्वमोहन जी, निकुंज जी। पहले तो मेरी तरफ से मुबारक कि ये अवेयरनेस कैंपेन जो आप महाकुंभ कर रहे हैं, ये डेफिनेटली इसको आगे ले जाएगा। जो अवेयरनेस है जिसकी बात कर रहे थे अभी, रास्ते जी भी कर रहे थे, मैं अगेन कहना चाहूँगा जैसे 2002, 3 और 4 से हम ऑर्गेनाइज्ड कमोडिटी मार्केट की बात कर रहे हैं, तो हमारे सेबी के अंदर WTN मोहंती जी थे और सुंदरेशन जी थे, वो हमेशा कहते थे कि कोई भी मार्केट, कोई भी सेगमेंट बढ़ाने के लिए हमारे को 3 पीस की जरूरत है। वो है पॉलिसी, प्रोडक्ट एंड पार्टिसिपेंट। तो आपने जैसे कहा एफएमसी से हम सेबी में आए, तो ये पॉलिसी डिसीजन एक बहुत बड़ा था, हमारे को बहुत अच्छा रेगुलेटर मिला जिससे कि हम मार्केट को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कई नए प्रोडक्ट, नए कॉन्ट्रैक्ट इसमें इंट्रोड्यूस करे, बट अनफॉर्चुनेटली एग्री के अंदर, जैसे रास्ते जी ने कहा, हमने पीछे सालों में देखा कई विड्रॉ हुए हैं वेरियस कंपल्शन से। और हमारे पास सारे पार्टिसिपेंट्स हैं इस मार्केट को आगे ले जाने के लिए। हमारे पास जो फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट हैं वो तो है ही हैं, जिनकी हमारे को हम बार बार मांगते थे कि जैसे म्यूचुअल फंड्स आए के अंदर, FPIs आए, तो उसको भी अलाउ करा गया है। और मेरे को पार्टिसिपेंट सारे सीडैक कमेटी के मेंबर्स हैं, तो हमने देखा है कि जो जो हम मांग रहे हैं रेगुलेटर से इस मार्केट को बढ़ाने के लिए, दे आर ओपन, वो हमारे को हमेशा वो प्रोडक्ट देने को तैयार हैं। और सारे रेगुलेटर प्रोएक्टिव है इसको मार्केट को बढ़ाने के लिए। जैसे आपने कहा कि ये मार्केट, कमोडिटी मार्केट जो है बहुत बड़ी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। CME और LME देखें तो इक्विटी मार्केट से 4-5 टाइम्स और 10 टाइम्स होती हैं ये मार्केट। और इंडिया के अंदर इसका स्कोप इतना बड़ा है, हम सबसे बड़े इंपोर्टर हैं या एक्सपोर्टर हैं या कंज्यूमर हैं। गोल्ड को देख लीजिए, हम 800-900 टन यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं और कंजम्पशन बहुत ज्यादा है यहाँ पर। बट ये प्राइस का जो डिस्कवरी है वो यहाँ ना होकर ये बाहर हो रही है, तो ये इस चीज को हमारे को देखने की जरूरत है। जैसे आपने कहा 20 साल हो गए इस मार्केट को आए हुए, और अभी भी हम वहां नहीं पहुंच पाए जहां पर हमारे को होना चाहिए। या चाइना जैसे 2003-4 में था और जहां पर वो आज की डेट में है, हम वहां नहीं पहुंच पाए। उसके कई रीजन है, आज के आपके प्रोग्राम में पूरे दिन हम इसको डिस्कवर डेलिब्रेट करेंगे। बट मेरे को लगता है कई चीजें, जैसे एज ए CPI आई हैव बीन देयर फॉर 5-6 ईयर्स, और मैं देखता हूँ कि पॉलिसी मेकर को हमारे को कहीं बताना है। जैसे निकुंज जी ने भी कहा, जहाँ कमोडिटी डेरिवेटिव की बात होती है तो कहीं स्पेकुलेशन की बात आनी शुरू हो जाती है। माइंडसेट ऐसा बना हुआ है पॉलिसी मेकर का भी, रेगुलेटर का भी, कि भाई कहीं प्राइस की वॉलेटिलिटी आई तो वो स्पेकुलेशन हो रही है। ऐसा नहीं होता। ये एक्सचेंजेस जो बने हैं वो बने इसी के लिए हैं कि जब वॉलेटिलिटी आए तो इसमें हम कहीं हेज कर पाए। मैंने देखा है, क्योंकि मंडी लेवल पे या ग्राउंड लेवल पे वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट से हम लगातार मिलते रहते हैं, तो बहुत सारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि हमारे को हेज कैसे करना है इन मार्केट के थ्रू, और या इनको यूज कैसे करना है। तो हमारा ये सबका दायित्व है। आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, CPI, MIs सबको इकट्ठे मिलके अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि ये बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। एक और डाटा मैं बोलना चाहूंगा, विश्वमोहन जी बार बार बोलते हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और 10 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो मैकेंजी की एक स्टडी है, वो कहती है कि 40% जो है वो इस कमोडिटी मार्केट से आएगा। तो हमारे को इंश्योर करना है कि हमारा इकोसिस्टम कमोडिटी का इतना रोबस्ट हो आने वाले टाइम में, जो कि हमारे को अगर जहाँ पहुंचना है हम उसको पोटेंट बना पाए, इंपॉर्टेंट बना पाए और अवेयरनेस बढ़ा पाए। तो मेरे को लगता है स्कोप बहुत है, बहुत ज्यादा स्कोप है, और पॉलिसी मेकर को कंटिन्यूअसली हमारे को मिलना चाहिए, बताना चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर जो सडन विड्रॉल्स होती हैं जैसे एग्री मार्केट्स के अंदर, ये नहीं होनी चाहिए। एक और बात मैं बोलना चाहूंगा विश्वमोहन जी, कि पूरे वर्ल्ड के अंदर स्पॉट मार्केट्स थी और उसके अराउंड डेरिवेटिव मार्केट बने। तो हमारे यहाँ पर क्या हुआ कि हम डेरिवेटिव मार्केट बना पाए और अभी तक स्पॉट मार्केट को लिंक करना चाह रहे हैं। तो हमारे को इस मार्केट को, स्पॉट मार्केट को भी लिंक करना है, उसको देखना है कैसे उसको लिंक कर पाए, चाहे वो एक्सचेंजेस करें या इनाम टाइप का, इनाम
जैसा कोई इंस्टीट्यूशन बने जो कि हमारे को इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बना पाए, तो ये मार्केट्स बहुत बढ़ेंगी। ये मेरे को पूरा लगता है कि हम अगर ठीक डायरेक्शन पे चलें तो हम जहां पर पोटेंशियल है वहां तक पहुंच पाएंगे। देखिए ईश्वर, मेरा ये मानना है देर आए दुरुस्त आए, कमोडिटी मार्केट इंडिया में बढ़ेगा। जब मैंने अपना करियर चालू करा था तो सिप, जिस पे आज हम बोलते हैं इक्विटी मार्केट की नींव टिकी हुई है, वह 150-200 करोड़ महीने की थी 2001 के अंदर। आज जो सिप का नंबर है 15 से 18 हज़ार करोड़ महीने का आ रहा है, 16-15 हज़ार करोड़ एक एवरेज हो चुका है। तो द सिप इन लास्ट 20 ईयर्स हैज़ बिकम 100 टाइम्स। मैं कभी सोच नहीं सकता था। आपको सेंसेक्स जो हुआ है 5,000 से 60,000 हुआ है, 10 गुना मार्केट हुआ है, मगर सिप हैज़ बिकम 100 टाइम्स। तो मुझे वही लगता है कि कमोडिटी मार्केट को देख करके आज जो हम जिसे छोटा बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि एक छोटा पौधा लगा दिया गया है और अभी एक बड़ा वृक्ष होने वाला है और एक बरगद का पेड़ आने वाला है कमोडिटी मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से अच्छे अच्छे लोग जो कि जिसको स्पेकुलेशन समझते हैं, मुझे लगता है कि नेसेसरी हेजिंग टूल हो जाएगा। चंद्रशेखर जी, एक बुनियादी सवाल, कमोडिटी को लेकर के लोग हमेशा एक माइंडसेट रखते हैं, इक्विटी मीन्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पाथ टू वेल्थ क्रिएशन, बट कमोडिटी मीन्स स्पेकुलेशन। व्हाई कांट दैट माइंडसेट चेंज टू हेजिंग? एंड अगर आप देखिए, जस्ट टू फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स, आई एम जस्ट टेकिंग दैट थॉट फॉरवर्ड। आज कमोडिटी मार्केट में अगर आप हेज करते हैं तो आपका बिजनेस रिस्क एकदम कम हो जाता है। बिल्कुल। कोई भी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल कॉस्ट जो होती है वह 30 से 40% होती है, और 30 से 40% को अगर आप हेज कर सकते हैं तो एक ये संजीवनी बूटी है मेरे हिसाब से, जिसे हम हेजिंग बोलते हैं, एक प्रकार की संजीवनी बूटी है। तो लोग डरते क्यों हैं, घबराते क्यों हैं, पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? एक परसेप्शन इश्यू है कमोडिटी डेरिवेटिव्स में, नंबर 1। नंबर 2, इसके पहले आई वांट टू मेक सम एक्सियोमैटिक स्टेटमेंट्स। जी हाँ, प्लीज बताएं। एक है हमारा देश, वी आर इन एन एक्सपेंशनरी फेज पिछले 10, 12, 15, 20 साल में, और आगे 30 साल में मैं मानता हूं वील कंटिन्यू टू बी इन दैट एक्सपेंशनरी फेज। द फर्स्ट प्रपोजिशन, व्हेन यू आर इन दैट एक्सपेंशनरी फेज, इट इज द इक्विटी मार्केट का टेंडेंसी होगा टू कीप राइजिंग 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 एंड राइजिंग एज द इकोनॉमी ग्रोज। देयरफॉर क्या होता है, इक्विटी मार्केट में ज़्यादा इंटरेस्ट लोग लेते हैं, क्योंकि मैं आज निवेश करता हूं, कल बेचता हूं, क्योंकि कल तक मार्केट बढ़ गया होगा। Therefore, we are going long all the time in an expansionary phase. Therefore, and with due respect to everybody, जो लॉन्ग जाने में कोई अक्ल नहीं लगता है, to only put some money, आज पैसा लगाओ, कल परसों बेचो, make money and be happy. तो equity market का वो एक psychology बन गया है, but that's not the fault of the market. People are making money because we are in an expansionary phase. Index बढ़ते जा रहा है and people are happy. But equities are an investment asset class. मगर commodities जो है वो है consumption asset class. तो commodities में न केवल भाव बढ़ती रहेगा, भाव घटेगा भी. There will be volatility. और जितना भी हमारा देश और हमारा मार्केट विश्व बाजार से जुड़ा हुआ है, when our markets are integrated with the global market, we are also subject to global influences. Therefore, there will be काफ़ी volatility commodities में ज़्यादा होगा, और उस volatility क्या कोई retail investor झेल पाएगा? Does it have that capacity? Does it have that intellectual, commercial judgment, commercial knowledge and research capability to absorb? एक सवाल है, इसके लिए जवाब भी है, मगर ये बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल है कि कमोडिटीज़ में हेजर्स जिनको फिजिकल मार्केट में एक्सपोजर है, और मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, हमारा देश में दाल मिल 8 से 10,000 दाल मिल है। हमारा देश में कुछ 2500 व्हीट फ्लावर मिल है। हमारा देश में कॉटन सेक्टर आप लीजिए, 4,000 स्पिनिंग प्रेसिंग फैक्ट्री, 2,000 स्पिनिंग मिल, 650 टेक्सटाइल मिल है। चीनी का मिल लीजिए, 650 से 700 चीनी मिल है। तो these are examples. तो इसमें एडिबल ऑयल 1500 रिफाइनरी, 800 सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट, 200 वनस्पति फैक्ट्री, 15,000 ऑयल सीड क्रशिंग प्लांट, ये सबको
फिजिकल मार्केट में एक्सपोजर है और उनको दे हैव टू फेस द प्राइस वोलेटिलिटी। फिर आज देखिए 20 साल बाद आफ्टर वी हैव लॉन्च्ड द कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट, एंड विद ड्यू रेस्पेक्ट आई was one of the persons instrumental in launch of the commodity derivatives market 20 years ago। मैं वर्ल्ड बैंक के लिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम किया हूँ और रिपोर्ट्स लिखा हूँ, बट एनीवे दैट अपार्ट। तो 20 साल बाद कितने लोग, कितने वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट जिस मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं टू हेज द रिस्क। उनको रिस्क है, वो रिस्क है, उसके बावजूद भी दे डोंट वांट टू कम टू द मार्केट, दे आर रिलक्टेंट टू कम टू द मार्केट। दैट इज द पॉइंट ऑफ इंक्वायरी। हमें उसे इंक्वायर करना है। क्या हम सभी लोगों का पास पहुंच नहीं पाए, या हमारा कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी सही नहीं है, या उनका और कोई मन में रिजर्वेशन है या रिलक्टेंस है, पता नहीं। आई थिंक दैट नीड्स एक्चुअली गुड रिसर्च। और मैं बार बार पिछले 20 साल से मेरे सैकड़ों प्रेजेंटेशंस हमने किया देश भर, उसमें मैं कहता हूं हेजिंग इज नॉट स्पेकुलेशन, नॉट हेजिंग इज स्पेकुलेशन। जब आप हेज नहीं करते हो तो आप एक्चुअली स्पेकुलेट करते हो। Therefore, one, it's a mindset problem. Second, I think it's a communication problem with due respect to everybody. Third, I think we have to reach the unreached. अभी भी कहीं लोग हैं who have not been reached. We need to reach them. तो जब एक्चुअल वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट इस मार्केट में आएंगे और वो महसूस करेंगे इसका क्या फायदा है, इट विल हैव अ स्नोबॉलिंग इफेक्ट। आई एम श्योर द मार्केट विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग। क्योंकि आई एम एब्सोल्युटली क्लियर, और मैं बार बार लिखता हूँ, बात करता हूँ कि इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ आगे 20, 25, 30 साल विल बी कमोडिटी इंटेंसिव। एनर्जी प्रोडक्ट्स हो, मेटल्स हो, एग्रीकल्चर हो, it will be commodity intensive. We are big producers, we are big consumers, we are big processors. हम बड़े इंपोर्टर हैं, हम बड़े एक्सपोर्टर हैं, और ये जो वॉल्यूम्स है बढ़ता ही जाएगा। तो therefore that's the opportunity। देखिए, ब्रेक लेने से पहले थोड़े पॉइंट्स अगर मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँ, हम 5 ट्रिलियन, अभी 4 ट्रिलियन है, 5 होंगे, 10 होंगे। विश्वा, आपकी जो पर कैपिटा इनकम है वो भी 2,500 करोड़ है। इंडिया के अंदर जो पर कैपिटा है 80% पर कैपिटा है स्टिल बिलो सब सहारन अफ्रीकन लेवल्स। तो आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो आपका कैपिटा कंजम्पशन ग्रो करेगा। यू वांट टू लिव अ गुड लाइफ, योर एनर्जी कंजम्पशन विल गो हायर, योर फूड कंजम्पशन विल गो हायर। तो आने वाले 4-5 साल के अंदर अगर कमोडिटी मार्केट की ग्रोथ आने वाली है, व्हाट वी नीड टू डू थ्रू दीज कैंप्स इज दैट वी जस्ट हैव टू कम टुगेदर, और हमें वो समा बांधनी पड़ेगी। I think वो समा बांधनी पड़ेगी because the regulator has traveled quite a bit in terms of making the ease of trading in the commodity market। तो इन्हीं बातों को आगे बढ़ाएंगे, इसी मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे कि कमोडिटी मार्केट के अंदर क्या करा जा सकता है, क्या करना चाहिए, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेजिंग एंड स्पेकुलेशन। अगर आप अपने बिजनेस के अंदर 20 से 35% अगर आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट हेज हो सकती है तो भैया क्यों नहीं करना। किस बात का डर, जैसे कहते हैं ना, एक कोला ऐड में था, डर के आगे जीत होती है। तो कमोडिटी मार्केट में समय आ चुका है कि डर के आगे जीत है। बिल्कुल सही बात है। और इसी नोट पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कहाँ क्या दिक्कतें आ रही है, हेजर्स कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और क्यों अभी तक बच रहे हैं। इतनी सारी देश में इंडस्ट्री हैं, छोटी बड़ी एसएमईज, एमएसएमईज के अलावा जो लार्ज स्केल पर है, अगर वो हेज भी कर रहे हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में क्यों कर रहे हैं, ये भी पता करेंगे ब्रेक के बाद। के बाद आपका स्वागत है, और हम बात कर रहे थे हेजिंग की कमोडिटी महाकुंभ में। तो सबसे पहले अब श्री राम कृष्ण साहब आपके पास आएंगे। देश के लीडिंग एक्सचेंज नहीं, दुनिया के लीडिंग एक्सचेंज में आपका नाम है। आप कमोडिटी मार्केट में पूरी तरह से एंटर भी कर चुके हैं। नॉन एग्री मार्केट का पूरा पोर्टफोलियो आपका तैयार है। हेजिंग की हम यहाँ पर सिर्फ अभी पहला सवाल आपसे यही होगा, कई सारी एसएमईज, एमएसएमईज जिनके तमाम तरह के रिस्क होते हैं, जिस तरह का कमोडिटी मार्केट वॉलेटाइल है, जिस तरह के उतार चढ़ाव रहते हैं, उसके बाद भी वो हेजिंग के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं। बड़ी इंडस्ट्री इंटरनेशनल मार्केट में क्यों हेज करने के लिए जा रही है, क्या दिक्कतें आपको लग रही है। आपके पास डीप पॉकेट्स भी है, आप अवेयर भी कर सकते हैं लोगों को, और साथ साथ जिस तरह की एफआई की एंट्री हो चुकी है कई सारे कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट में, उसका भी फायदा उन्हें दे सकते हैं। फिर भी क्यों डेप्थ नहीं बढ़ पा रहा है, क्या दिक्कत हो रही है सर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम दुनिया में सबसे बड़े
कंज्यूमर्स हैं, सबसे इंपोर्टर्स हैं क्रूड ऑयल के, सबसे बड़े इंपोर्टर्स हैं गोल्ड के, फिर भी हम प्राइस मेकर्स नहीं हैं, प्राइस टेकर्स हैं, है ना। हम प्राइस सेट नहीं करते। लंदन सेट्स द प्राइस फॉर गोल्ड फॉर एग्जांपल, और आप क्रूड ऑयल का देखेंगे तो CME सेट करता है। और हम लोगों के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे मार्केट में वो दे आर सेटल्ड ऑन CME प्राइसेस, है ना। तो ये इक्वेशन को थोड़ा हमको एग्जामिन करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कमोडिटीज सेगमेंट के लिए वो पूरी तरह से तैयार नहीं है। मैं अभी एक FIA का एक इवेंट अटेंड किया 1-2 हफ्तों के पहले, और उस इवेंट में मैं चाइनीज़ स्टॉक एक्सचेंजेस से बात किया। उनके पास भी ये सेम कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। मैं उनको पूछ रहा था आपके यहाँ पे भी ये कैश सेटल्ड है कि कैसा है। वो बोले नहीं, फिजिकली सेटल्ड है। हमारे पास इतना बड़ा लॉजिस्टिक फैसिलिटी है कि हम दे देंगे आपको, जितने मीट्रिक टन्स आपको चाहिए हम दे देंगे, डिलीवर करेंगे फिजिकली। तो हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी फ़िलहाल नहीं है, वो हमको बनाना पड़ेगा। आप इक्विटीज़ और इक्विटी डेरिवेटिव्स में देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बन गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर ये था कि हमने डिपॉजिटरी खड़ा किए, और डिपॉजिटरी खड़ा करने के बाद हमने पूरा फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स को डीमैट करा दिए, और वो जैसे जैसे डीमैट होते गए उतना मार्केट बढ़ते गया। और क्योंकि वो इतना ईजी हो गया डील करने के लिए लोगों को, और इतना आसान रहा प्रोसेस, तो रिस्क मैनेजमेंट भी उतना ही स्ट्रांग होते गया। तो कमोडिटीज़ में शायद वो एक ट्रस्ट डेफिसिट रह चुका है प्रीवियस एक्सीडेंट्स की वजह से, और स्पॉट मार्केट में जो होता है वो उसका रिफ्लेक्शन आज भी हम लोग थोड़ा सा वी आर गोइंग थ्रू द सेम एनर्जी। उसको चेंज करने के लिए हमको एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा ट्रस्ट डेफिसिट को एड्रेस करना पड़ेगा, और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को और थोड़ा तगड़ा बनाना पड़ेगा। इसके लिए आप देखेंगे तो कैश सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स अलाउड नहीं है, क्योंकि सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का पॉसिबल इम्पैक्ट भी हो सकता है मार्केट में, और पॉसिबल इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे स्ट्रेट वे आएगा। इन्फ्लेशन इज़ अ की पैरामीटर फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द कंट्री, फॉर एवरीबडी। तो ये सारे चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, और मैं समझता हूँ कि ये सब बेसिक एस्पेक्ट्स को हम एड्रेस करेंगे तो आगे का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। यानी अगर आगे का फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन आप ट्रस्ट डेफिसिट की बात कर रहे थे, तो एग्री मार्केट में पॉलिसी को लेकर भी लोगों में काफ़ी अनसर्टेनिटी रहती है। वहाँ पर भी ट्रस्ट डेफिसिट कह सकते हैं, पॉलिसी लेवल पर भी। जिस तरह से एग्री वायदा के बैन का इतिहास है चंद्रशेखर सर, 2007 से शुरुआत हुई थी, 2003 से एक्सचेंज हुए, लेकिन 2007 से जो बैन का जो इतिहास है, हर साल लगभग कोई ना कोई कमोडिटीज़ को बैन किया जाता है। 2021 में आपने देखा आधे दर्जन कमोडिटी को एक साथ ब्लैंकेट बैन एक साथ आया, 6-7 कमोडिटीज़ को एक साथ बैन कर दिया गया। तो इस अनसर्टेनिटी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, और जो स्टेक होल्डर्स है जैसे CPI है, एक्सचेंज है, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं जितने, वो कैसे अपनी बात पॉलिसी तक पहुंचाए ताकि इस तरह के बैन का सिलसिला चलता ना रहे, और इस तरह की कमोडिटी भी जो बहुत सेंसिटिव नहीं हो। जैसा श्री राम जी कह रहे थे कि ये महंगाई को पर भी सरकार का फोकस करना पड़ता है, क्योंकि हम कंज्यूमर सेंट्रिक इकोनॉमी है। ऐसे में इस दिक्कतों को कैसे खत्म किया जा सकता है? इसमें खास करके हमें ध्यान देना है कृषि क्षेत्र के ओर, एग्रीकल्चर सेक्टर, और मैं मानता हूँ बहुत काम बाकी है। और एग्रीकल्चर सेक्टर के चुनौतियाँ अब शुरू हुए हैं द लास्ट 2 years, खास करके मौसम के वजह से, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। हम देख रहे हैं साफ साफ कि क्लाइमेट चेंज का असर हमारा एग्रीकल्चर में दिख रहा है, क्योंकि हमारा देश भारतवर्ष इज़ अ ट्रॉपिकल नेशन, एंड ट्रॉपिकल नेशंस आर लॉट मोर वल्नरेबल टू द एडवर्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। और आगे जाकर के भी हमें इट बी फूलिश टू अज्यूम कि यार आगे जाकर के हमारा वेदर सही हो जाएगा, मौसम ठीक हो जाएगा, बिनाइन हो जाएगा। आई थिंक दैट इफ वी स्टार्ट अज्यूमिंग दैट, हम बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। तो पहले हमें कृषि क्षेत्र को सुधारना पड़ेगा, हमारा एग्रीकल्चर क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना पड़ेगा। अब आप देखिए 2024 में अप्रैल में गेहूं का जो फसल है फॉर द 3rd year in a row it's facing challenge। 22 में कम हो गया, 23 में कम हो गया हीट वेव के वजह से, 24 में भी अभी कम होने का बड़ा खतरा है। Therefore, I think we have to make our agriculture more climate resilient। वो मगर ओवरनाइट नहीं होगा, इसके बारे में हमें 10 साल पहले सोचना था। मेरे जैसे लोग लिखते आ रहे हैं लगातार, मगर एनीवे दैट्स अनदर स्टोरी। तो देयरफॉर इट्स इम्पॉर्टेंट कि हमारा जो उत्पादन है बढ़ना चाहिए, क्योंकि डिमांड बढ़ेगा,
हमारा इकोनॉमी बढ़ रहा है तो हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन कम है तो डिमांड तो बढ़ेगा ही, देयरफॉर हमारा उत्पादन भी बढ़ना चाहिए उसके मुताबिक। उसके जो चुनौतियां हैं उसके ओर ध्यान देना है, नंबर 1। नंबर 2, ये जब तक नहीं होता है देयर विल बी मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। और आप कितना इंपोर्ट करोगे, देयर इज अ लिमिट टू इंपोर्ट। ऑलरेडी वी आर इंपोर्टिंग कितना 14-15 मिलियन टन ऑफ एडिबल ऑयल, 10-12 बिलियन डॉलर तो वैसे ही खर्चा हो जाता है। अभी 3 मिलियन टन दाल का इंपोर्ट होगा, 2 बिलियन डॉलर का खर्चा। तो आई थिंक वी हैव टू रिकॉग्नाइज द चैलेंजेस एग्रीकल्चर इज फेसिंग, और हमें उसमें बहुत काम है। ऐसा नहीं कि मैं आगे 2 मिनट में बता पाऊंगा क्या क्या कदम उठाना है। वी नीड टू मूव इन सेवरल डिफरेंट डायरेक्शंस साइमल्टेनियसली। मैं काफ़ी पेपर दिया हूँ सरकार को ऑन ऑयल सीड्स पॉलिसी, ऑन पल्सेस पॉलिसी वगैरह। तो वी नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। जब तक हमारा कृषि क्षेत्र को मजबूत नहीं बनाते हैं, जब तक हमारा सस्टेनेबल ग्रोथ इन अ सस्टेन्ड मैनर नहीं होता है कृषि क्षेत्र में उत्पादन का, आई थिंक वी विल कंटिन्यू टू फेस दिस चैलेंजेस। और जैसे हमारा उत्पादन में उतार चढ़ाव होता है उसका असर मार्केट में दिखेगा, और मार्केट में जैसे उत्पादन कम हो गया तो इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है। देयरफॉर देन द टारगेट, इजी टारगेट इज द फ्यूचर्स मार्केट, इजी टारगेट। इट्स मैं उसको कहता हूँ फेवरेट विपिंग बॉय। सॉरी टू से दिस बट ऐसा ही हो गया है अभी। देखिए, आई एडमिट एंड आई थिंक दैट इज वेयर वी आर जस्ट ट्राइंग टू डिलिबरेट, डिबेट एंड डेलिबरेट. So Arun, I'll encourage you to come in. What Mr. Krishnan talked about, this whole viewpoint of cash settlement versus fiscal settlement. Fiscal settlement is the global norm. और फिजिकल सेटलमेंट से एक प्रकार का जो सॉलिडिफिकेशन है वो आता है. बट बॉटम लाइन अरुण इज दैट टू क्रिएट अ इंफ्रास्ट्रक्चर विच इन्वॉल्व्स बिलियंस एंड देन एक्सपेक्ट द कमोडिटी मार्केट विल इवॉल्व आफ्टर दैट, यू थिंक एक वो गलत धारणा है? You take 2 points. एक तो we have already created some bit of infrastructure. जो डिपॉजिटरी का इक्विवेलेंट रिपॉजिटरी हमारी कंट्री में 2 बन चुकी है. हमारी एक सब्सिडरी है NERL जो इस वक्त काम कर रही है. दूसरा ये है रिपॉजिटरी सिस्टम आना क्यों जरूरी है, क्योंकि इस मार्केट में ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज्यादा जरूरत है. बैंक फाइनेंस के लिए ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा जरूरत है. अगर रिपॉजिटरी आती है, अगर आप इस स्पेशली एग्री क्रेडिट मार्केट्स को देखते हैं, एग्री ट्रेड को देखते हैं, तो उसमें जो प्राइमरी ट्रेड जो होता है वो APMC के थ्रू होता है, दैट इज रेगुलेटेड. टर्शरी ट्रेड जो होता है वो एक्सचेंज के थ्रू होता है, वो रेगुलेटेड है. पर जो सेकेंडरी ट्रेड है आज की तारीख में रेगुलेटेड नहीं है. अगर आपको इस मार्केट में ट्रांसपेरेंसी लानी है और लोगों का या फाइनेंसर जो प्लेयर्स हैं उनका अगर विश्वास लाना है, तो हमारे लिए ये जरूरी है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट दिए जाए उनको जो वो बिलीव कर सके. अंडरलाइंग कमोडिटी के लिए उनको बिलीफ होना चाहिए. तो हमारा जो वेयरहाउसिंग सिस्टम है वो इस वक्त बढ़ाना और उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए सबसे अच्छा एक तरीका हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट्स. फॉर्चुनेटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन भी इस पर बहुत ज्यादा काम कर रही है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि हर ब्लॉक में वेयरहाउसिंग होगी कम से कम 2000 टन वाली. अगर वो हो जाता है. दूसरा, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड वाला एक प्रोडक्ट होता है, उसमें 3 या 4% सबवेंशन मिलता है फार्मर्स को. उसका इक्विवेलेंट अगर ENWR में सबवेंशन मिलने लग जाए, तो हमारी जो पोस्ट हार्वेस्ट क्रेडिट की जो रिक्वायरमेंट है, जो अभी मतलब लोग प्राइवेट ट्रेडर से कंप्लीट करते हैं, किसान के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, वो माल लेके आता है, एक बार मतलब मंडी में पहुंच गया तो अगर बेच नहीं पाया तो मतलब जितना नीचे भाव होगा उस पर ही बेच के चले जाएगा. अगर उसको होल्ड करने के लिए कैपेसिटी दी जाए तो वो इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट के माध्यम से मिलेगी. वो उस माध्यम से मिलेगी जब उसके आसपास कहीं वेयरहाउस हो और उस वेयरहाउस को मंडी का दर्जा दिया जाए, डेजिग्नेटेड दिया जाए. उसके बाद ये हो सकता है कि किसान 100 टन लेके आता है, उसमें 70 टन वो मंडी में डाल देगा, 30 टन का कैश लेके चले जाएगा. उस 70 टन को फिर आप फ्यूचर मार्केट से आसानी से लिंक कर सकते हैं. तो ये जो प्रक्रिया हमारी देश में 20 साल पहले शुरू हुई, वो अलग अलग मतलब जैसे स्टेप्स में शुरू हुई थी. पहले फ्यूचर मार्केट बना, फिर WDRA तो जस्ट अभी 5 साल पहले बना है. तो जो रेगुलेटेड वेयरहाउसेस हैं वो इस वक्त अब बढ़ते जा रहे हैं. अगले 5 साल में ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा. इसके साथ ही जरूरी, जैसे आप एक्सचेंज ट्रेडेड कोई प्रोडक्ट देखते हैं तो उसमें क्वालिटी का पैरामीटर होता है. वी हैव ए प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी, वो डिसाइड करती है कि क्वालिटी पैरामीटर्स क्या हों, स्पेसिफिकेशंस क्या हों उस कॉन्ट्रैक्ट के, उस पर्टिकुलर कमोडिटी के. तो एसेइंग का जो है, जहां वेयरहाउस लेबोरेटरी में दिया जाता है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट दिया जाता है, तो वो
ऐसे इनकी फैसिलिटीज इस वक्त बिल्ड हो रही है, तो आज से 5 साल बाद हमारे कंट्री में पूरी तरह ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है। और जैसे ये मैंने कहा कि किसान को ये सुविधा हो जाएगी कि 70% वो डील कर सकता है कि मैं मतलब आज डिस्ट्रेस सेल नहीं करूं और आराम से फ्यूचर सेल करूंगा, तो मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा। अब दूसरी चीज, मैं किसानों की बात इसलिए कर रहा हूं कि आपने कहा था कि इस मार्केट को कैसे बढ़ाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देके। हमने पुट ऑप्शन लॉन्च किया था। पुट ऑप्शन में ये था कि सोइंग के टाइम में ही किसान को पता चल जाएगा कि 4 महीने बाद उसे क्या रियलाइजेशन मिल सकता है। अगर वो उसे रियलाइजेशन मिल जाता है, ये अगर उसको नॉलेज आ जाती है कि मुझे रियलाइजेशन 4 महीने बाद ये मिलने वाला है, तो वो अपना सोइंग डिसीजन ले सकता है। तो अगर आप जैसे कह रहे हैं कि हमें इंपोर्ट करना है, अगर उसे ये पता है कि 4 महीने बाद मुझे पर्टिकुलर ऑयल सीड में इतना पैसा मुझे मिल सकता है, तो वो सोयाबीन बोएगा और उसको अच्छे से मतलब उसका रिटर्न मिलेगा। तीसरी चीज इसमें काफी मतलब इंपॉर्टेंट जो है, ये जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ये होल्डिंग कैपेसिटी 2 या 3 लोग रख सकते हैं। एक तो जो हमारे बड़े बड़े प्रोसेसर्स हैं और बड़े बड़े मतलब मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर जो जितने भी लार्ज प्रोसेसर्स हैं उनकी जो सप्लाई चेन में है, उनको लिंक करना जरूरी है डायरेक्ट इन वेयर हाउसेस से। जब अगर डेजिग्नेटेड दर्जा दे दिया जाएगा वेयर हाउसेस को, तो उनके लिए भी ये आसान हो जाएगा और उनके लिए ENWR के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, बैंकों को फाइनेंस करने के लिए ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और किसानों को पुट ऑप्शन के थ्रू रिटेन करने की वो आ जाएगी। तो मैं मतलब ये मानता हूं कि अगले 5 साल में, जैसे आपने कहा था कि इक्विटी एक्सचेंज एक जमाने में जितना था, आज 20 साल में इतना बदल गया है। तो मैं तो 20 साल में नहीं कह रहा हूँ, मैं तो 5 साल में इसमें बहुत ज्यादा बदलाव आएगा और एक मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगा। बस इसमें एक ही रिक्वायरमेंट है कि जो पॉलिसी जो है हमारी, ये कंसिस्टेंट चाहिए। ओके, यानी जो पॉलिसी लेवल पे तो बदलाव की ज़रूरत है ही, और साथ ही जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर जो कमोडिटी है वो डिलीवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके लिए ज़रूरी वेयर हाउस जहाँ पे डिलीवरी लोकेशंस है वो सब भी होना काफ़ी ज़रूरी होता है। अब वाधवा जी, CPI की तरफ से आप ऐसे कौन से 3 अहम सुझाव दे रहे हैं जिससे कमोडिटी मार्केट का दायरा बढ़ सकता है? फटाफट से बताइएगा, वक्त कम है सर। देखिए, फॉर एग्री मार्केट के लिए, जैसे रास्ते जी ने कहा, अगर हमारे गवर्नमेंट का स्लोगन है डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, मेक इन इंडिया, तो उसी की तर्ज में मैं बोलता हूँ कि अगर हमारे को डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम करनी है तो हमारे को इस मार्केट में FPO के थ्रू उनको पार्टिसिपेट कराना चाहिए। हमारे को इनकरेज करना चाहिए दी FPOs को कि इस मार्केट के थ्रू वो पार्टिसिपेट करें और अपना रिस्क मैनेजमेंट करें और प्राइस डिस्कवरी करें। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि पीछे हमने देखा कई एक्सीडेंट्स हुए, हमारे कई एग्री प्रोडक्ट्स निकाले गए हैं। हमारी मार्केट्स के अंदर नैरो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, नैरो कमोडिटीज के कॉन्ट्रैक्ट हैं। हमारे को कहीं देखना है कि अगर ये वाइडर कमोडिटीज के अंदर हम सक्सेसफुल होते हैं तो हम MSP को रिप्लेस कर पाएंगे। जैसे पुट ऑप्शन का अभी रास्ते जी ने बोला कि अगर हम उसको रिप्लेस कर पाएंगे MSP के थ्रू, ये बहुत अच्छा रहेगा गवर्नमेंट के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए। गवर्नमेंट की तर्ज है कि जहां जहां हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको हमारे को रिप्लेस करना है। थोड़ी सी ट्विकिंग हुई थी गोल्ड के इंपोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा था कि गोल्ड का हेज जो है बाहर की एक्सचेंजेस में नहीं होगा, सिर्फ इंडिया की एक्सचेंजेस में होगा। उससे सारा OI जो है, जो बाहर हेज होता था, इंडिया में आ गया। और मैं आज अभी गिफ्ट सिटी में बैठा हूँ, IIBX के ऑफिस में इंटरव्यू दे रहा हूँ। अगर थोड़ी सी ट्विकिंग हो कि जो भी इंपोर्ट होगा फिजिकल, वो भी थ्रू IIBX वगैरह ऐसे इंस्टीट्यूशन से होगा, तो जो हमारे को हमने डिस्कस करा कि प्राइस डिस्कवरी जो है जो बाहर हो रही थी वो यहाँ पर हो पाएगी। दूसरी चीज है कि अगेन हम कई सालों से बोलते आ रहे हैं, कमोडिटीज जो है उसमें इलास्टिसिटी होती है। कॉस्ट ऑफ जो ट्रांजैक्शन है यहाँ पर काफी ज्यादा है, उसका कंपोनेंट CTT का बहुत बड़ा होता है। उसको गवर्नमेंट को जरूर समझना पड़ेगा, CTT को हमारे को रैशनलाइज करना पड़ेगा अगर हम चाह रहे हैं कि ये एक्सचेंजेस फ्लरिश करें और हमारे यहाँ मेक इट इंडिया की तरह उसी की तर्ज पे ट्रेड इन इंडिया भी हो पाए। ये मैं कहना चाहूंगा। बाकी छोटे ऑप्शंस हमारे को हमने एक्सेप्ट किया है, इक्विटी मार्केट में सारे यूज कर रहे हैं, हमारे को यूज करना कमोडिटी के अंदर भी आता है, तो इसको हमारे को एक्सपेंड करना है, नई कमोडिटीज लानी है। वेदर कॉन्ट्रैक्ट की बात अभी चंद्रशेखर जी ने कहा, हमारे को वहां कोशिश करनी चाहिए कि नए कॉन्ट्रैक्ट जिससे किसान हेज कर पाए अपनी जो ये वेदर के अंदर फ्लक्चुएशन हो रही है कई सालों से, तो उसको हम हेज कर पाए। और नए कॉन्ट्रैक्ट्स, रेलेवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को हमारे को री इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है और हमारा पूरा
ये प्रयास रहेगा सबका कि ये सारी चीजें आ जाए इस मार्केट में। कृष्ण साहब, ब्रेक में जाने से पहले मैं एक सिंपल सवाल आपसे पूछता हूं, एंड दिस डेटा शुड कम फ्रॉम एक्सचेंजेस ओनली। कमोडिटी का टोटल टर्नओवर कितना है? कमोडिटी के टोटल टर्नओवर के अंदर हम कितना बता सकते हैं हेजिंग है, कितना स्पेकुलेशन है, इसमें रिटेल कितना है, इसमें इंस्टीट्यूशनल कितना, एसएमई कितना? ये डेटा हमें मिलता नहीं, आप बता सकते हैं? हम तो कमोडिटीज़ में अभी हमने शुरुआत किया है, तो ये हम ज़रूर ध्यान में रखेंगे। कंपटीशन हमेशा एक दूसरे को देखता है, ऐसा तो है नहीं? विदाउट गेटिंग इट नंबर्स मैं इतना बोलूँगा कि हेजिंग कितना है और स्पेकुलेशन कितना है, ये बोलना काफ़ी मुश्किल है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप कोई भी एसेट क्लास में देख लीजिए, एफएक्स में देख लीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत सालों से ये कोशिश की है कि जो एक्चुअल एक्सपोजर लेके बैठे हैं एफपीआईस, उनको ही सिर्फ हेज करना चाहिए, या फिर इवन रिटेलर्स को भी। नेकेड हेजिंग इज नॉट समथिंग दैट दे वुड एनकरेज। उसी हिसाब से हम देखेंगे। नेकेड हेजिंग तो स्पेकुलेशन हो गया ना जी। बिल्कुल, तो वो प्रिवेंट करने के लिए वो ट्रैकिंग मैकेनिज्म उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया था कुछ साल पहले, पर कमोडिटीज में हमने ऐसा कोई ट्रैकिंग मैकेनिज्म अब तक इंट्रोड्यूस नहीं किया है। अच्छा। तो करेंगे तो शायद ये सब पैरामीटर्स ट्रैक हो जाएंगे। चंद्रशेखर जी, यू वांट टू मेक एन पॉइंट, वेरी बेसिक क्वेश्चन, राइट? यूएस रेगुलेटर सीएफटीसी हर हफ्ता एक रिपोर्ट निकालता है, ट्यूसडे रिमेंबर करेक्टली, कॉल्ड सीओटी, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट, जिसमें होता है कमर्शियल पोजीशन और नॉन कमर्शियल पोजीशन। कमर्शियल पोजीशन है हेजर्स पोजीशन, नॉन कमर्शियल होता है स्पेकुलेट नॉन हेजर्स पोजीशन, और इन्वेस्टर्स द स्पेकुलेटर्स पोजीशन। एंड नॉन हेजिंग, नॉन कमर्शियल में आपकी प्रॉप बुक्स भी आ गई, कमोडिटी डेस्क भी आ गई, फैमिली ऑफिसेस भी आ गए। ओके, मैं लगातार रेगुलेटर से बोल रहा हूं, क्यों नहीं हम कर पाते हैं? इट शुड बी पॉसिबल, क्योंकि हमारा मार्केट, ये जो मार्केट है डेरिवेटिव मार्केट में ट्रांसपेरेंसी कम है। ठीक है, भाव दिखता है आपको, बट द काइंड ऑफ participants and how much are the speculators holding, how much are the hedgers holding, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और एक खास संकेत है मार्केट के लिए, और दिस संकेत इज एब्सेंट, और हमें एक सिस्टम चाहिए। मे बी हम हर हफ्ता तो शायद रिपोर्ट नहीं लाएंगे, एटलीस्ट स्टार्ट once a month, once a quarter, start with. So I think it should be possible, technology enables it. So I think this in my view is extremely important, क्योंकि जो सीओटी रिपोर्ट में आंकड़े आते हैं और मैं देखता हूँ, दैट गिव्स यू अ सिग्नल, क्या मार्केट और आगे बढ़ेगा घटेगा, यू नो, दैट्स अ मैसेज फॉर द इंडिया में। क्या आपके हिसाब से, आप मार्केट को देखते हैं, तो आपके हिसाब से इंडिया का कमोडिटी टर्नओवर कितना है? उसके अंदर कितना स्पेकुलेशन है, कितना कमर्शियल है? क्या अंदाजा है आपके हिसाब से? एकदम मोटा मोटी बॉल पार्क मेरा अनुमान है 80% तक स्पेकुलेशन है, 20% 20 या 25 समझो हेजर्स है। मिस्टर वाधवा, दैट आल्सो इज अ वेरी वैलिड पॉइंट, राइट? आई मीन, अगर जब सही आंकड़े बाहर आएंगे तभी दूध का दूध पानी का पानी, दूध का दूध पानी का पानी जब पता लगेगा, जब हम पता लगाएंगे, बताएंगे लोगों की भाई हो क्या रहा है। आज हमने इक्विटी इन्वेस्टमेंट में पुराना बैक डेटेड देखा ही हम दिखाते हैं कि 2000 से अगर आपने इक्विटी सिप करी तो आपको 12% से ऊपर का रिटर्न मिला, 12% से ऊपर का आपको रिटर्न बना, तो हर 4-4.5 साल में आपका पैसा डबल हुआ। पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द पावर ऑफ इक्विटीज। इंडियन कमोडिटी मार्केट में क्या दूध है, क्या पानी है, कहाँ पर दूध और पानी की मिलावट है? निकुंज जी, मैं आपका इसी उसमें बोलता हूं कि 2020 की जो प्री बजट मीटिंग थी 2019 या 20 में, तो हम एफएम के साथ डिस्कस कर रहे थे ये फिगर्स का कि कितने फिगर है। मैं वही पॉइंट को कह रहा था कि हम सारी ट्रेडिंग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये फिगर आई कि ये फिगर कहाँ से मिलेगी। तो ये डिस्कशन में आया कि ये कोई फिगर है ही नहीं किसी के पास अवेलेबल। तब हमने वहाँ पर रिकमेंड करा सीपीआई की तरफ से कि भाई ये एटलीस्ट पब्लिश, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जो कि लिस्टेड कंपनी है, वो अपनी एनुअल रिपोर्ट में जरूर लिखेंगी हर साल कि वो कितना हेज कर रहे हैं इस मार्केट के अंदर, कितना बाहर हेज कर रहे हैं। और एक्सचेंजेस के अंदर सेगमेंट है, मैं एमसीएक्स की बात करूंगा, उसके अंदर जो हेजर्स हैं उनकी अलग बुक बनती है और जो बाकी ट्रेडर्स हैं उनकी अलग बुक बनती है। और जो हमारे को देखना है कि इस बुक को पब्लिश किया जाए पब्लिकली, तो ये पता लग पाएगा और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये फिगर जो है, डाटा पॉइंट है, ये बहुत जरूरी है आगे इस मार्केट को डेवलप करने के लिए और इसके ऊपर बात करने के लिए। बात पर अगर हम सहमति लें तो आज पहले घंटे इस कमोडिटी महाकुंभ को, और कहते हैं ना वेल बिगन इज हाफ डन,
तो वही हुआ है इस कमोडिटी महाकुंभ को लेकर के. इट्स बीन अ ग्रेट बिगिनिंग. वी आर गेटिंग वैरायटी ऑफ ओपिनियंस. एक बात तो तय है दैट कमोडिटी शुड बी everyone's part of life. It should be treated like an asset class. Commodity is not speculation. Commodity can also be looked from the eye of hedging. Indian commodity market अभी बहुत छोटा है, मगर साइज ऑफ इकोनॉमी को लेकर के अंदर इसके अंदर जो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, स्कोप ऑफ ग्रोथ है, वह काफ़ी ज़्यादा हो सकता है. एक रेट ऑफ चेंज होता है जो इक्विटी मार्केट में 2005 से 2020 में रेट ऑफ चेंज रेगुलेटरी, डीमैट, एक्सचेंज मैकेनिज्म, मुझे लगता है कमोडिटी मार्केट में आने वाला है. मगर विश्वा बहुत चीज़ें और हमें करनी पड़ेगी. सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी, सबसे पहले कम्युनिकेशन. एक महाकुंभ नहीं, हमें अनेकों महाकुंभ करने पड़ेंगे. सारे स्टेक होल्डर्स आज इस समय पर हैं, तो हाथ बढ़ाकर बताइए कौन कौन चाहता है कि हमें हर महीने महाकुंभ करना चाहिए. सब यही बोल रहा है हमें महाकुंभ करना चाहिए, और मैं भी हाथ बढ़ाऊंगा, मैं दोनों हाथ बढ़ाऊंगा, क्योंकि इस अवेयरनेस और इस कैंप की ज़रूरत है. यही एक पर्पस है इस कमोडिटी महाकुंभ. हम आपको बताएं कि कमोडिटी क्या है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, और इस कमोडिटी महाकुंभ के जरिए हम उन मुद्दों को बढ़ाएंगे जिनको लेकर के कमोडिटी मार्केट का डेवलपमेंट और हो सकता है. बिल्कुल सही बात है. और जो आप बात अभी कह भी रहे थे, मुझे कह रहे थे, जो कम्युनिकेशन का जो लैंग्वेज है ना, उसको बदलना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि आप लोग अवेयरनेस नहीं कर रहे हैं, सीपीआई या एक्सचेंज की तरफ से नहीं हो रही है, आप इतने सालों से कम्युनिटी मार्केट के लिए लिख रहे हैं, तो लैंग्वेज को बदलना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, पॉलिसी लेवल पर बदलाव करना पड़ेगा. तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं. ये पहले घंटे में हमने तय किया है, लेकिन अगले घंटे से अब एक एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम बताने वाले हैं कि वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट में किस तरह से ट्रेड होता है, कैसे आप शुरुआत करें, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है. एक एक चीज़ें बताएंगे. इंडस्ट्री के तमाम दिग्गज दिन भर हमारे साथ मौजूद रहेंगे.